Hello everyone, myself Hitesh Sharma and welcome everyone to the YouTube channel टेक्स्ट सिंप्लीफाइड, जहाँ पर हम अलग अलग स्टैंडर्ड्स के टेक्स्ट बुक की हर एक चैप्टर्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में उसको स्टडी करेंगे। इस चैनल का जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो अलग अलग टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें बच्चों के लिए बहुत ही सिंपल वे में प्रेजेंट किया जाए ताकि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए और अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड 11 का जो गुजरात बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडेक्स में, फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। जनरली इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजीली समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम आपके लिए बहुत ही इजी वे में प्रेजेंट करें। राइट, तो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी। चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। जनरली इकोनॉमिक्स हमने थोड़ा बहुत एज अ पार्ट ऑफ एसएस पढ़ा होता है जूनियर स्टैंडर्ड्स में, बट यहाँ पर 11th में आने के बाद स्पेशली हम इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलेक्चुअल क्रिएचर्स एंड दस दे आर एबल टू ग्रुप, डिस्टिंग्विश एंड एग्जामिन देयर सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट। मतलब जितने भी क्रिएचर्स इस अर्थ पे हैं, सबसे इंटेलेक्चुअल क्रिएचर कौन है? ह्यूमन बीइंग। और इसी वजह से हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी सराउंडिंग को देख सकते हैं, हम ग्रुपिंग्स कर सकते हैं, उनमें डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। टू एंश्योर अ हैप्पी लिविंग दे हैव क्रिएटेड वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो एक खुश जीवन बिताने के लिए, एक हैप्पी लिविंग के लिए उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी बनाए हैं। बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट, बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ आपने देखी हुई है। इकोनॉमिक सिस्टम भी है हमारे यहाँ पे डेफिनेटली, जैसे हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कंट्री को आगे लेके जाते हैं। In order to understand such systems significantly, sustain them over a long period of time, and to resolve the complexities in such system, human beings formulated certain principles based upon various philosophies and sciences. तो अब ये जिस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम की बात हम कर रहे हैं उसको अगर हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सस्टेन भी करना है, मतलब उसको मेंटेन करके रखना है, और डेफिनेटली अगर सिस्टम है तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, तो उन्हें रिजॉल्व करने के लिए ह्यूमन बींग्स ने क्या है, कुछ नियम बनाए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। और ये जो रूल्स होते हैं, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो किस पे बेस्ड होते हैं? अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर और अलग अलग साइंसेस के ऊपर। In the prehistoric and in the earlier historic periods, human beings dealt with differences and solved certain complexities by entering in feuds, fights and battles. However, with the development and progress of civilizations, human beings were able to logically resolve differences and complexities of life by creating and using philosophical principles, and economics developed as a philosophy and science of rational economic behavior. मतलब ये कि जब हम प्री हिस्टोरिक एरा की बात करते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा मतलब जब से हिस्ट्री लिखी जाने लगी उसके पहले का जो समय था, अर्ली मैन का टाइम था, जहाँ हम चीज़ों को सिर्फ अज्यूम कर पाते हैं, जिसका हमारे पास कोई एज सच प्रूफ नहीं है इन द रिटन फॉर्म, राइट। और जो अर्लियर हिस्टोरिक पीरियड था, मतलब वैदिक एरा की बात जनरली कर सकते हो, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते थे? जो भी उनके बीच में डिफरेंसेस होते थे वो कैसे सॉल्व करते थे? बाय एंटरिंग इनटू फ्यूड, मतलब झगड़ा करना, फाइट्स करना, बैटल्स करना। आपको पता है पहले युद्ध हुआ करते थे, राइट। जो भी डिफरेंसेस थे सॉल्व करने का एक ही तरीका था। तब लोग उतना लॉजिकली मान लीजिए कि सोचते नहीं रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा सिविलाइजेशन प्रोग्रेस हुआ वैसे वैसे क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स अब अपने डिफरेंसेस को, कॉम्प्लेक्सिटी को नेगोशिएशंस के द्वारा, बातचीत के द्वारा अब सॉल्व कर सकते थे। और ये जो सॉल्यूशन आया करता था वो किसी फ़िलॉसफी के ऊपर बेस्ड हुआ करता था। तो बाद में
इकोनॉमिक्स भी डेवलप हुआ एज अ फिलॉसफी एंड साइंस ऑफ रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर। तो इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम एक इकोनॉमिक बिहेवियर हमारे अंदर इनकलकेट करते हैं, चीज़ों को साइंटिफिक वे में, रैशनल वे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। द वर्ड इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट इज अर्थशास्त्र विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अर्थ मीनिंग पर्पस और गोल, एंड दस अर्थशास्त्र इन संस्कृत मीन्स the science of benefit or purpose in practical life. It describes that the purpose of human behavior is to seek the benefit. तो अगर इंडियन थॉट की बात करें तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो अर्थशास्त्र इस टर्म से डिराइव हुआ है, और ये एक संस्कृत वर्ड है जिसमें अर्थ का मतलब होता है पर्पस या गोल, है ना, कि जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, मतलब उसका पर्पस क्या है, गोल क्या है। और इस तरह से देखा जाए तो अर्थशास्त्र इन संस्कृत का क्या मतलब होता है कि द साइंस ऑफ बेनिफिट और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ, कि जो हम लाइफ जी रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। तो मेनली अगर देखा जाए तो हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? अर्निंग द वेल्थ, राइट। इट डिस्क्राइब दैट द पर्पस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज टू सीक द बेनिफिट। हम जो भी करते हैं हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, चाहे वो फ़ायदा मॉनिटरी टर्म्स में हो, चाहे वो फ़ायदा सिर्फ मॉरल ग्राउंड पे हो, फिज़िकल हो, है ना, किसी भी सेंस में हो सकता है। द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स इज़ अ डेरिवेटिव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट, एंड हेंस इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो ये जो इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस से डिराइव हुआ है। प्लीज़ इसको मार्क कर लेना आप लोग कि ओइकोनोमोस इस वर्ड से, ये ग्रीक वर्ड है, यहीं से इकोनॉमिक्स वर्ड आया है, जहाँ पे ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, राइट, और नोमोस का मतलब मैनेजमेंट। तो मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो हाउस होल्ड को मैनेज करना सिखाता है, राइट। और इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पूरे कंट्री का ही एक, अगर कंट्री को एक हाउस मान लो तो उसे भी तो मैनेज करना पड़ेगा वाइडर लेवल पे। तो इकोनॉमिक्स हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे पॉइंट 1.2 इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑलमोस्ट मोर देन 5000 years old, and thus Indian philosophy depicts various aspects of human life and provides insight into a way of life। मतलब ऑब्वियसली इसमें तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है या समझने में, या हम बिल्कुल मानते हैं इस चीज़ को कि इंडियन जो कल्चर है वो बहुत पुराना है, इनफैक्ट सबसे पुराना कल्चर माना जाता है, और इसीलिए जो हमारा हिस्ट्री है वो 5000 years पहले का है। और इसीलिए जो इंडियन फ़िलॉसफी है, अब क्योंकि अब इतना पुराना हमारा कल्चर है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी, अलग अलग लोग आए यहाँ पे रहे, उनकी अलग अलग अपना जीवन शैली था, जीवन जीने का तरीका था, अपनी थिंकिंग थी। इसलिए कहा गया है कि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ के, और वो हमें एक इंसाइट देता है, एक समझ देता है कि वे ऑफ लाइफ होनी कैसे चाहिए, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। हमने 4 पुरुषार्थ की बात की है। द 4 पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या होता है? पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंडियन फिलॉसफी आर धर्म। धर्म का मतलब क्या है? धर्म को आप ऐसे मान सकते हो कि हमारा, जैसे आपने इवन सुना होगा मिथिकल किसी स्टोरी के अंदर या मूवी के अंदर कि हमारा धर्म है। धर्म मतलब ड्यूटी भी समझ सकते हो, और धर्म का एक मतलब ये भी होता है कि सही और गलत के बीच में जो फ़र्क होता है कि ये धर्म है, ये अधर्म है। तो यहाँ पर धर्म का मतलब क्या है? हमारी जो ड्यूटी होती है या जो सही चीज़ है उसको भी हम धर्म मान सकते हैं। अर्थ का मतलब होता है पर्पस, बेनिफिट या वेल्थ। काम मीन्स डिज़ायर, डिज़ायर किसी भी चीज़ की हो सकती है डेफिनेटली, राइट। हमें कोई चीज़ पाना होता है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, डिज़ायरस होते हैं हम। मोक्ष मतलब लिबरेशन, ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो गया जहाँ पर हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, एनलाइटनमेंट अचीव करना चाहते हैं। एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ डन फॉर अर्थ आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो भी एक्टिविटीज़ हम अपने जीवन में करते हैं फॉर आवर बेनिफिट, ये सब इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके, सो any activity done with the purpose of obtaining some benefit is called an economic activity,
and it is one of the 4 goals or duties of a human being to create wealth as a means of living and for material pleasure. ओके, तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी जो की जाती है ओके फॉर ऑब्टेनिंग सम बेनिफिट, कोई फ़ायदा कमाने के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और जो हमने 4 पुरुषार्थ की अभी बात की थोड़ी देर पहले, उसमें से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुरुषार्थ है, आप बोल सकते हो गोल है, पर्पस है ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन लाइफ का। वो ये कि हमें वेल्थ क्रिएट करना है एज अ मीन्स ऑफ लिविंग, क्योंकि उसी से हमारा रोजी रोटी चलेगा, उसी से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। और जो भी मटेरियल प्लेजर्स और भी लेने हैं वो ओनली पॉसिबल विदाउट बिकॉज ऑफ वेल्थ होता है। 2500 years ago, Kautilya, who is also known as Chanakya, discussed in his book Arthashastra the purpose of economic activity undertaken by a state and society. ओके, तो 2500 साल पहले कौटिल्य, जिनको अब चाणक्य का नाम तो सबने सुना ही होगा, हो सकता है आपको पता ना हो कि विष्णुगुप्त कौटिल्य उनका ही नाम था, बट चाणक्य तो हर कोई जानता है, राइट। तो चाणक्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ही फेमस है, राइट। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स, भले ही अर्थशास्त्र इसका टॉपिक लाइक टाइटल हो बुक का, मगर इसमें जो डिस्कशन हुआ है वो बहुत ही वास्ट डिस्कशन है, वो पॉलिटिकल साइंस भी है। उसमें जो सोसाइटी थी, सोशियोलॉजी भी कह सकते हो, उस समय का जो भी सोसाइटी था, समाज था, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। राजा को, एक किंग को कैसे बिहेव करना चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, बहुत डिटेल में हर एक चीज़ लिखा हुआ है। तो उन्होंने डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है, जो भी एक स्टेट है, राज्य है या सोसाइटी है वो अंडरटेक करती हैं, तो उन्हें क्या, उनके पर्पस क्या क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द इंटेंशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज़ अर्थ, द पीस ऑफ लैंड विच हैज़ ह्यूमन सेटलमेंट इज़ अर्थ, एंड दस the science explaining the purpose and the utility of wealth creation on earth is called economics. ओके, तो कौटिल्य ये मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स का जो इंटेंशन है वो क्या है, अर्थ कमाना, वेल्थ कमाना। और यहाँ पर हमने लैंड को भी अर्थ माना हुआ है, क्योंकि देखो उस समय एग्रीकल्चर ही मेन था। तो एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आती है तो सबसे पहले क्या आता है, लैंड आता है माइंड में, राइट। तो और लैंड पे ही ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है। तो इस तरह से एक ऐसा साइंस जो एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज़ द पर्पस एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ, उसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द इंडियन टर्म्स, राइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है 1.3, उसमें हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट, राइट। तो एक ग्रीक फिलोसफर थे एरिस्टोटल, सबने नाम सुना होगा। तो उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर इन हिज बुक ओइकोनॉमिका। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना, उनके बुक का नाम क्या है, ओइकोनॉमिका। और उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। However, with the advent of industrial revolution, just as division of labor and specialization were introduced in the industrial sector, where the piece of work is done by a worker or a group of workers who specialized only in that particular job, the knowledge of philosophy also started getting classified into various specialized sciences. तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसा कि आप सब जानते होंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं औद्योगिक क्रांति। ये लगभग 1750 में इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था और ये रेवोल्यूशन था। रेवोल्यूशन मतलब बदलाव होता है, राइट। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि उस दौरान मैकेनाइज्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मशीनों के ऊपर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, पहले भी इंडस्ट्रीज़ थी पर ज़्यादा चीज़ें हैंड मेड होती थी, मैनुअली की जाती थी, जिस वजह से प्रोडक्शन बहुत ही लो लेवल पर होता था, ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं होती थी उसके अंदर। ओके, लेकिन अब इंडस्ट्रीज़ मैकेनाइज्ड हो गई। ओके, मशीनों ने चीज़ों को बनाना शुरू किया तो वॉल्यूम में ज़्यादा बनने लगा, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनने लग गई, ज़्यादा वैरायटी आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो गया। तब उसमें हुआ क्या कि पहले जब हाथों से चीज़ें होती थी तो एक अकेला इंसान ही पूरा ही काम किया करता था, राइट। लेकिन अब क्या हो गया, अब बिकॉज ऑफ मशीन्स अब पूरे काम को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना और हर एक पार्ट को किसी एक व्यक्ति को देना
उसे करने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि जब पूरे काम को एक व्यक्ति कर रहा हो और उसी काम को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके किसी एक हिस्से को हम किसी को एक व्यक्ति को ही दे करने के लिए, तो बार बार उस काम को करते करते स्पेशलाइजेशन अपने आप आ जाता है। तो ये एक्चुअली मैनेजमेंट का टर्म है कि डिवीजन ऑफ लेबर से स्पेशलाइजेशन अपने आप आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ कि जो फ़िलॉसफी है, पहले इकोनॉमिक्स को एज अ स्पेशल साइंस नहीं पढ़ते थे, वो फ़िलॉसफी का ही एक पार्ट होता था। लेकिन अब जैसे हमने पूरे काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और उससे स्पेशलाइजेशन आती है ना, वैसे ही हमने फ़िलॉसफी को अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया और हमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स को भी एक स्पेशल साइंस की तरह स्टडी किया। ओके, नाउ लाइक द फिजिकल साइंस, द सोशल साइंस ऑल्सो डेवलप्ड एज स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस and their methodologies were no longer based purely upon descriptive logic, but these sciences started applying scientific tools and methods. तो जिस तरह से एक फिज़िकल साइंस होता है, फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह है, वैसे ही सोशल साइंस को भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच की तरह डेवलप किया गया। उनके जो मेथोडोलॉजीज़ थे अब वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं थे, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं रह गए थे, लेकिन अब यहाँ पर भी हमने कुछ साइंटिफिक टूल्स बना लिए, मेथड बना लिए, जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते थे। हैंस स्टडिंग पर्पसफुल ह्यूमन एक्टिविटीज़ was not solely a subject matter of political or social philosophy, but it also developed as an independent science. तो इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी को स्टडी करना अब ये मात्र एक पॉलिटिकल या सोशल फिलॉसफी नहीं रह के गया था, लेकिन अब ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट साइंस बन चुका था, राइट। And pondering upon the creation of wealth, Adam Smith wrote in 1776 a book titled An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation. Okay, तो pondering मतलब thinking. Okay, तो pondering upon the creation of wealth मतलब इस चीज़ पे सोचते हुए एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी जिसका जो टाइटल था वो था Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation. तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, उनकी किताब का नाम और किस ईयर में ये बुक लिखी गई थी। द बुक इज़ पॉपुलरली नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन। विद दिस बुक एडम स्मिथ इज़ नोन टू हैव पायोनियर्ड द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नॉलेज इन द वेस्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ न्यू सोशियो इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ एंड न्यू मेथड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन मीन्स ऑफ मास प्रोडक्शन। ओके, मतलब इस बुक के द्वारा एडम स्मिथ एक पायोनियर, मतलब क्या होता है, जब जो व्यक्ति किसी चीज़ की शुरुआत करता है उसे पायोनियर कहा जाता है। तो एडम स्मिथ ने पायोनियर किया, शुरुआत किया, किस चीज़ की शुरुआत की उन्होंने, इकोनॉमिक्स को डेवलप करना एज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नॉलेज। कहाँ, वेस्ट में। वेस्ट मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हो रही है कि वहाँ पर इकोनॉमिक्स को एज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नॉलेज डेवलप की किसने शुरुआत की करने की, तो एडम स्मिथ ने शुरुआत की। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से अब क्योंकि चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध होने लग गई, तो लोगों का जो लाइफ था, वे ऑफ लाइफ, अब वो ज़्यादा बोल सकते हैं कि ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गई, ज़्यादा चीज़ें वो यूज़ करने लग गए। उनकी जो पहले जो वांट्स थी बहुत लिमिटेड थी, बट अब इसमें एक बदलाव आ गया था, सोशियो इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ में चेंज आया था और अब एक नया मेथड हम बोल सकते हैं वेल्थ क्रिएट करने का, वो भी शुरू हो गया था क्योंकि अब मशीन्स आ चुके थे। ओके, और इन मशीनों में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे थे मास प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो ये था हमारा आज का पहला पार्ट लेक्चर का। आई होप आपको पसंद आया होगा। आगे भी इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो ठीक लगा हो तो आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।